अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। थिंग्स फाल अपार्ट बाय चिनुआ अचीवी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले है कॉलोनाइजेशन एंड इट्स एडवर्स इफेक्ट। कॉलोनाइजेशन और उसका उल्टा असर। अब कॉलोनाइजेशन ये हमें पूरे नावल में नज़र आती है, क्योंकि जब ओकोंको को एग्ज़ाइल कर दिया गया था तब वहाँ पे इंग्लिश आया और इंग्लिश ने ये इग्बो जितना भी क्लैन था उसको अपने कब्ज़े में कर लिया, यानी उनको अपना ग़ुलाम बना लिया। तो जब उनको ग़ुलाम बना लिया तो उनसे उनका जो रिलीजन था वो भी बाय फोर्स तब्दील करवाया, उनके जो कल्चरल नॉर्म्स वो थे, वैल्यूज़ थे, वो भी चेंज करवा दिए। और इस तरह जितना भी क्लैन था, जितना भी ट्राइब था, उस सारे ट्राइब को उन्होंने मुकम्मल तरीके से चेंज करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने तरीके से चलाना चाहते थे। तो एक तो ये था कि कॉलोनाइजेशन से उनका जो कल्चर था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। दूसरा, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो थी वो ख़त्म हुई, उनकी जो आज़ादी थी वो सब कुछ ख़त्म हुआ। और ये आपको पूरे नावल में नज़र आती है, क्योंकि अगर स्टार्ट से देखा जाए तो ये इग्बो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग खुश हैं। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बयान किया गया है। इनका लीडर ओकोंको है। मिस्टर ब्राउन के आने से सारी जो सिनेरियो है वो एकदम से चेंज हो जाता है और सारी चीज़ें अब मिस्टर ब्राउन के कंट्रोल में होती है। फिर है ट्राइबल बिलीव्स एंड कस्टम्स। अब जिस तरह इग्बो एक ट्राइब था तो उनके अपने कस्टम्स और अपने ट्राइबल बिलीव्स थे, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सीन था कि जिसमें कोई बंदा अगर कत्ल करता तो उसके लिए अलग सज़ा होती, कोई बंदा किसी से लड़ाई करता उसके लिए अलग सज़ा होती। जिस तरह नेबरिंग क्लैन ने इनके साथ किसी टाइम पे क्लैश डाला तो इन्होंने पीस लाने के लिए उनसे एक लड़की और एक लड़का मांगा था। लड़की को किसी के साथ शादी करनी थी और जो लड़का था उसको 3 साल बाद कत्ल करना था, जो कि एक मुफूना था। और उसके अलावा इसी ट्राइबल बिलीव्स और कस्टम्स के थ्रू ही जब ओकोंको ने फनरल पर किसी को शूट किया, किसी लड़के को शूट किया, तो इसको एग्जाइल कर दिया गया था। तो ये ट्राइबल बिलीव्स और कस्टम्स भी उन इंग्लिश के आने के साथ ही लॉस्ट हो गए थे। फिर है फेयर। अब फेयर की जो थीम है ये इंटायरली रिलेट कर दी है ओकोंको के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ओकोंको तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा था, सारे लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और उसने एक मकाम हासिल किया था, लेकिन उसको फेयर था नाकामी का कि कहीं वो नाकाम ना हो जाए। इसी वजह से वो अपनी फैमिली से भी रूठ रहता। इवन किसी के साथ वो बात करता तो भी वो बहुत हार्श वे में बात करता, ताकि उसकी ये जो नाकामी का खौफ है ये किसी को पता ना चले। इसी वजह से ही उसने लास्ट में अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बात की, जिसकी वजह से नोवाइस से चला गया और वो रिलीजन जो है वो उसने फिर अपना तब्दील कर लिया था। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ओकोंको को एक चीज़ का फेयर था और वो था नाकामी का। इसी वजह से जब लास्ट में इसने मैसेंजर को कत्ल किया तब क्या हुआ, ये अब सोच रहा था कि ये तो मेरे लिए नाकामी है कि ये लोग मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे, मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेंगे, मुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो उस खौफ से इसने खुद को हैंग कर लिया, अपने आप को फांसी पे लटका लिया। फोर्थ वाली जो थीम है वो मैस्कुलिनिटी की है। अब ये थीम होली सोली रिलेट करती है ओकोंको के साथ, क्योंकि ओकोंको ने एक मकाम हासिल किया था, स्ट्रगल की थी, एक वीक से स्ट्रॉन्ग बंदा बना था, एक रेसलर बना था। इवन पूरे ट्राइब में उसकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती थी। उसका जो फादर था म्यूजिशियन था, तो उसको अपने फादर में ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं था। वो चाहता था कि वो बहादुर बने, जिसकी वजह से वो एक बहादुर इंसान तो बन गया, लेकिन इसके साथ साथ उसके जो कुछ फैमिली रिलेशन थे वो उतने अच्छे नहीं जा रहे थे। यानी उसकी जो अपनी बीवियों के साथ रिलेशन थे वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे, ना ही अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसका जो बेटा था तो वो एक बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड का बंदा था और ये चाहता था कि इसका बेटा भी इसकी तरह ब्रूटल हो, इसकी तरह हार्श हो और इसकी तरह पावरफुल हो। और इसी की वजह से ही जब ये लास्ट में इसको पता चला कि इसके बेटे ने रिलीजन अपना तब्दील कर लिया है, तो इसने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव किया और वो इसको छोड़कर चला गया, यानी इनकी फैमिली को छोड़कर वो चला गया। फिर है ग्रेटनेस एंड एम्बिशन। ये थीम भी रिलेट करती है ओकोंको के साथ, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत से आप कोई भी मकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ओकोंको की स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह है कि स्टार्ट में ये एक वीक आदमी का बेटा था, एक ऐसे आदमी का बेटा था कि जिसकी ट्राइब में कोई भी हैसियत नहीं थी,
लेकिन फिर इसने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल किया और एक ऐसा रैंक हासिल किया कि ये ट्राइब के हेड में शुमार होने लगा। वो क्यों? क्योंकि इसने ये सोचा था कि मैं अपने फादर जैसा नहीं बनूंगा, मैं एक मजबूत इरादों वाला एक ताकतवर इंसान बनूंगा, जो कि ये बन भी गया था। फिर है सोशल डिसइंटीग्रेशन। अब ये जो थीम है ये नॉवल के बीच से स्टार्ट होती है, जब ओकोंको को एग्जाइल कर दिया गया और एग्जाइल करने के साथ जो मिस्टर ब्राउन है ये आ गए और इसके साथ जो इंग्लिश है वो आ गए। लेगबो ट्राइब की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बताई जाती है, उसमें फिर जो चेंजेस आ रहे हैं वो बताए जाते हैं, जैसे कस्टम्स को उन्होंने छोड़ दिया, बिलीव्स को छोड़ दिया, नॉर्म्स को छोड़ दिया, इवन रिलीजन है उसको भी चेंज कर दिया। और इवन जो इंग्लिश है वो इनको सिखाते कि आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो भी ब्रूटल है और आप लोग बारबेरिक हो, तो उनकी जो लैंग्वेज है इवन वो भी चेंज कर दी गई। तो उनकी जितनी भी अपनी खसूसियात थी, अपनी रिवायात थी, वो सारी क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो सारी चीज़ें जो है वो बिखर गई और इनकी जो सोसाइटी है वो एक किस्म से टूट। फिर है ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो ट्रेडिशन वर्सेस चेंज की जो थीम है ये ज़्यादातर लोगों के साथ रिलेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग थे वो आसानी से जो वो कहते इंग्लिश ये वो मान लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते चुपचाप। लेकिन जब ओकोंको आया तो उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि नहीं, मैं ये चेंज नहीं मानता। और इसी तरह उसने क्या किया, वो जो मैसेंजर था उसको भी कत्ल कर दिया। लेकिन बाद में उसको ये बात रियलाइज़ हुई कि चेंज मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और बाकी सारे लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। इस वजह से उसने क्या किया, अपने आप को हैंग कर दिया। फिर है सेंस ऑफ जस्टिस। अब सेंस ऑफ जस्टिस हमें स्टार्ट में तो नज़र आता है जब लेगबो का क्लैन खुद सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन जब इंग्लिश आते हैं तो ये सेंस ऑफ जस्टिस बिल्कुल ज़ीरो को चला जाता है। और अगर रीडर खुद जज करे कि पहले का जो लेगबो ट्राइब था वो कैसा था और अब का, तो रीडर जब पढ़ता है तो उसको अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि पहले इनमें जस्टिस भी था, पहले ये वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते थे, लेकिन जब इंग्लिश आ गए तो इनको इंग्लिश का ग़ुलाम बनना पड़ा और वो इन पर बाय फोर्स, बाय विल जो करवाना चाहते थे वो ये करते थे। फिर है रिलीजन। अब यहाँ पर रिलीजन को भी प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि इंग्लिश कहते थे कि हम क्रिश्चियनिटी लेकर आते हैं और क्रिश्चियनिटी जो है वो एक आला तरीन मज़हब है एज़ कम्पेयर टू योर रिलीजन। इनको कहते थे कि आप लोग का जो रिलीजन है ये भी सही नहीं है, यानी रिलीजन, असल रिलीजन किसका है, क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है ये सिर्फ हमारा है, तो हमारा रिलीजन ठीक है और तुम लोग का रिलीजन जो है वो ख़राब है, यानी तुम लोग के रिलीजन्स में मसले हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन को भी प्रमोट किया और इसी वजह से रिलीजन को प्रमोट करने के साथ साथ लोगों को इस बात की भी सेंस दिलाई, ये भी फील करवाया कि तुम लोगों का रिलीजन भी तुम लोगों की तरह ही वो लोअर लेवल का है। फिर उसके बाद है फैमिली। अब फैमिली की थीम यहाँ पे रिलेट करती है ओकोंको के साथ, क्योंकि ओकोंको ने अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया। इवन अगर आप देख लें तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये पावरफुल होना, ये होना, वो होना, तो ये एज अ होल वो अपनी फैमिली के लिए भी कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी बंदा उसकी फैमिली को या उसको वीक कहे। और अपने बेटे को जो वो हार्श ट्रीट करता था वो भी इसी वजह से करता था, क्योंकि वो ये सोचता था कि उसका बेटा अगर उसकी तरह बन गया तो वो ट्राइब लीडर बनेगा, ना ही अपने फादर की तरह, जो ओकोंको का फादर है उसकी तरह म्यूजिशियन या एक कमज़ोर इंसान बनेगा। और उसके अलावा ओकोंको जो था वो थोड़ा सा हार्श था अपनी फैमिली के साथ, जिसकी वजह से वो फैमिली में बैलेंस मेंटेन रखने में नाकाम रहता। जिस तरह लास्ट में नवोय को वो समझाने में नाकाम रहा और हार्श ट्रीटमेंट की वजह से नवोय घर छोड़कर चला गया। तो एक थीम ये भी आ जाती है कि जब आप फैमिली को मेंटेन रखना चाहते हैं तो कभी आपको हार्श होना होगा, कभी आपको सॉफ्ट होना होगा, क्योंकि जब आप एक ही लेवल पे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये रिलीजन और फैमिली दो दफ़ा लिखा है। सॉरी फॉर लैंग्वेज। अब इंग्लिश ये कहते थे कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये सुपीरियर है, और तो एक तरह से वो अपने लैंग्वेज के थ्रू अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वो इनको इंग्लिश भी सिखाते और वो उनसे कहते कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है ये सुपीरियर है, इसलिए हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो एक तो लैंग्वेज के थ्रू भी वो इनको अपना ग़ुलाम बना रहे थे, और दूसरा वो लैंग्वेज के थ्रू कल्चर को भी प्रमोट कर रहे थे और इनको मेंटल स्लेव बना रहे थे। फिर उसके बाद है सोशल डॉक्यूमेंट्री। तो सारी जो स्टोरी है उससे हमें एक सोशल डॉक्यूमेंट्री भी मिलती है कि कॉलोनाइजेशन के टाइम पर
किस तरह के ट्राइब्स को किस तरह बना दिया गया। ट्राइब पहले खुश हुआ करते थे, लेकिन जब इंग्लिश आ जाते थे तो वो ट्राइब जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाते थे। उनकी जितनी भी खुशियाँ थी वो ख़त्म हो जाती थी, जितनी भी उनकी रिवायात थी वो उनको छोड़ देते थे, इवन वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ देते थे, अपने कल्चर को छोड़ देते थे, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते थे। कुछ मसले ये है कि जब कॉलोनाइजेशन वो ख़त्म हुई, यानी ये तो पोस्ट कॉलोनियल नावल है, तो सिंपली यहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स को यहाँ पे जालिम कहा गया है और जो कॉलोनाइज्ड हैं उनको यहाँ पे कमज़ोर और मजलूम कहा गया है। तो ये है कि जब इंग्लिश चले गए, सोसाइटीज़ ख़त्म कर ली, तब भी बहुत सारे जो लोग थे वो कल्चरल हाइब्रिडिटी का शिकार थे, यानी कुछ का कल्चर मिक्सअप हो गया, कुछ ने न्यू कल्चर फॉलो कर लिया और कुछ इसी में फंसे थे कि न्यू कल्चर को फॉलो किया जाए या अपना पुराना कल्चर फॉलो किया जाए। तो इसी में बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो फंसी हुई थी और कॉलोनाइजेशन की वजह से ये सब हो रहा था। एक तो लोगों को अपनी लैंग्वेज छोड़नी पड़ी, कल्चर छोड़ना पड़ा, ट्रेडिशन छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।